हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी थी, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। अब ये इसमें थर्ड क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है समांतर सिनेमा और नई लहर सिनेमा के बारे में, इसका स्वरूप के बारे में या इसका इतिहास क्या रहा था, तो उसके बारे में आज हमें जानना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। अब ये जो टॉपिक है यूनिट 1 में से दे रखा है, जिसमें मैंने पहले आपको 2 क्वेश्चन जो आपको बताए थे, जिसमें कला विधा के रूप में हिंदी सिनेमा के बारे में बताइए, और दूसरा उसमें क्वेश्चन बनता था हिंदी सिनेमा के सिद्धांतिकी के बारे में। तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शन में आ सकते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए थे। अगर ऑप्शन में आए तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें ये है कि जो भारतीय सिनेमा है उसमें समांतर सिनेमा या नई लहर सिनेमा के बारे में आपको बताना है। अब हिंदी सिनेमा के इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या था कि जो समांतर है, समांतर का मतलब होता है एक तरीके से जैसे आज के समय में बॉलीवुड जिसे बोलते हैं, तो समांतर सिनेमा उस टाइम पे कैसी थी, एक तरीके से इसे आंदोलन के रूप में देखा जाता है कि भारतीय सिनेमा में आंदोलन है, नई लहर जो दौड़ी थी सिनेमा को लेकर। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मूक फिल्में बनाई जाती थी समाज पे आधारित हुआ करती थी, धीरे धीरे फिर वो सवाक फिल्म में बदलने लगी, जिसमें डायलॉग्स वगैरह, एक्शन मूवीज़ वगैरह उसमें इन्वॉल्व होने लगी। तो धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ तो समांतर सिनेमा और नई लहर सिनेमा आई, जिससे एक तरीके से कला फिल्म या समांतर सिनेमा भी कहा जाता है। कला फिल्म के रूप में इसे देखते हैं कि लोग जो जितने भी इसमें जितने भी हीरो हीरोइंस ऐड होते हैं वो सब अपनी कलाकारियाँ दिखाते हैं इसमें, और डायलॉग्स वगैरह को इन्वॉल्व करके इसके एक्शन मूवी के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हम वही जानेंगे। तो भारतीय सिनेमा में समांतर सिनेमा या नई लहर सिनेमा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। या नई लहर सिनेमा या समांतर सिनेमा से रिलेटेड जो भी टॉपिक इन्वॉल्व हो, तो आप इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले मैं बताती हूँ कि न्यू वेव सिनेमा जो है वो सामान्यतः जिसे आर्ट फिल्म के रूप में भी देखते हैं, या कला फिल्म या समांतर सिनेमा भी कहा जाता है। यह व्यावसायिक सिनेमा की मुख्य धारा का एक वैकल्पिक स्वरूप है। अब जो व्यावसायिक सिनेमा है, व्यावसायिक सिनेमा क्या होते हैं कि जिसमें एक तरीके से बिजनेस के रूप में से सिनेमा को देखते हैं कि जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसी के बिहाफ पर जो फिल्मदाता होते हैं, जो फिल्मकार होते हैं, जो बनाते हैं, फिल्म निर्माता जैसे बोलते हैं, तो डायरेक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें फ़िल्म बनाने के लिए, तो उनको वो ये इस उद्देश्य से ये मूवीज़ वगैरह बनाते हैं कि उसको उनसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो एक तरीके से व्यावसायिक सिनेमा के रूप में देखते हैं। तो जो बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह हैं वो व्यावसायिक सिनेमा की मुख्य धारा का एक वैकल्पिक स्वरूप है, जो कि भारतीय सिनेमा में एक विशेष आंदोलन बनकर भी उभरा था। सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ वगैरह बहुत सारी बनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो है बॉलीवुड मूवीज़ इसमें इन्वॉल्व होने लगी, जिसमें एक्शन मूवीज़, एंटरटेनमेंट इन्वॉल्व होने लगा। एक तरीके से वो उसमें लव, रोमांस, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व होने लगे थे। तो जो समांतर सिनेमा है उसका उद्भव कैसे हुआ था, कब हुआ था कि भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद की प्रवृत्ति 1920 से 1930 के दशक से ही दिखाई देती है। सबसे पहले मराठी फिल्म बनी थी, जिसमें निर्माता निर्देशक शांताराम, जो ये मराठी मूवीज़ बनाते हैं, जो उनका नाम है शांताराम, निर्देशक है, डायरेक्टर, निर्देशक को बोलते हैं डायरेक्टर। तो शांताराम की 1925 में एक मूवी बनी थी अवाक फिल्म। अवाक फिल्म होती है जिसमें एक्शंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, डायलॉग्स वगैरह इन्वॉल्व होती है। मराठी फिल्म का नाम इसमें है सावकारी पाश। ये बनी थी 1925 में, और जिसमें एक गरीब किसान कंजूस और लोभी साहूकार से कर्ज लेकर उत्पीड़ित होता है। ऐसी मूवी थी, ये सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित ही थी, लेकिन इसमें एक तरीके से आंदोलन के रूप में ही उभरी थी मूवी। कैसे, इसमें क्या था कि एक गरीब किसान, एक साहूकार कौन होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन होते हैं, जो उधार देते हैं छोटे छोटे किसानों को, और उसी के बदले पे उनको ज़मीन उधार रखा जाता है। तो साहूकार वही होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं, पूंजीपति लोग जो होते हैं, तो वो ब्याज पर उनको पैसा देते हैं, उसी के बिहाफ पर वो उनकी ज़मीन जो होती है वो अपने पास रख लेते हैं। तो कंजूस और लोभी साहूकार से कर्ज लेता है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस मूवी में ये दर्शाया गया, जिसकी वजह से वो गाँव छोड़कर शहर में मिल मजदूरी करने पर भी मजबूर हो जाता है कि उसको जो भी उसने कर्ज लिया है उसको चुका कर, ताकि वो अपनी जो खेती है उसको वापस ले सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आगे इसकी स्टोरी पूरी है। तो शांताराम की एक मूवी और बनी थी दुनिया ना माने।
1938 में बनी थी। भारतीय समाज में स्त्री की दुर्दशा और शोषण के यथार्थ को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करता है। ये जो मूवी बनाई गई थी दुनिया ना माने 1938 में बनाई गई थी, जिसमें जो है एक स्त्री जो एक लेडी है उसके शोषण और दुर्दशा को उसमें दर्शाया गया था। और भारत में 40 से 60 के दशक के मध्य समांतर सिनेमा आंदोलन ने सिनेमा की मुख्यधारा को प्रभावित भी किया था और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था। इस आंदोलन के पुरोधाओं में सत्यजीत राय। अब जो ये आंदोलन जो छेड़े थे इन लोगों ने, फिल्मों के थ्रू ही इन लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा था ताकि समाज को सुधार सके, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें से कुछ नाम इसमें हैं। सत्यजीत राय, विमल रॉय, ख्वाजा अहमद अब्बास, चेतन आनंद और गुरुदत्त और वी शांताराम थे। यह है काल सिनेमा भारतीय सिनेमा के स्वर्ण काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि भारतीय सिनेमा को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, या फिर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा को स्वर्णकाल कहा जाता है, इस बात की पुष्टि कीजिए। तो ये पूरी टॉपिक इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी थी जिसमें बहुत सारे ऐसे जो निर्माता थे वो इन्वॉल्व हुए थे, और इस सिनेमा ने मूल्यतः भारतीय साहित्य से कथानकों को चुना था। और इसलिए इस दौर के फिल्मों में फिल्मकारों ने अपने समय के समाज का अध्ययन प्रस्तुत भी किया है। जो उस समय में उस टाइम पे जो सोसाइटी बनी थी, उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा जो है समाज में बहुत ज़्यादा जो पार्शलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जिसके बिहाफ पर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह बनाई गई थी, इन्हीं जो है सोसाइटी से कनेक्ट करके ऐसी मूवीज़ इन लोगों ने बनाई थी। और जो समांतर सिनेमा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और समाज के अंतर संबंध को हूबहू प्रस्तुत करना है। जो रियलिटी है समाज सोसाइटी जो है उसकी रियलिटी बताना, और इंसान की रियलिटी उसमें प्रस्तुत की गई है, अंतर संबंध उसके देखे गए हैं, क्या रिलेशन रहा है समाज का एक व्यक्ति के साथ, वो सब एज इट इज़ उन्होंने मूवीज़ में इन्वॉल्व किया है। और बिना किसी बनावटपन के मानवीय संवेदनाओं को वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर आडंबरहीन पृष्ठभूमि में निडरता के साथ प्रस्तुत करना है। अब क्या है कि समांतर सिनेमा है, समांतर सिनेमा इस उद्देश्य से बनाई गई थी ताकि जो है समाज में जो एग्जैक्टली चल क्या रहा है उसको हूबहू प्रस्तुत करना। अब आजकल की मूवीज़ में क्या होता है, आजकल की मूवीज़ में होता है बहुत ज़्यादा बनावटीपन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें अनरियलिस्टिक लाइफ इंसान जी रहा होता है, और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा युवा वर्ग पर भी पड़ता है। तो एज इट इज़ जो मूवीज़ वगैरह में दिखा रहे होते हैं और आजकल के लोग उसी को ही अपना रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था कि इंसान की जो मानवीय संवेदना है उसको और सामाजिक स्तर पर आडंबरहीन पृष्ठभूमि क्या होती है कि जो आडंबर होता है एक तरीके से जो ढोंग होता है, एक तरीके से उसमें ढोंगी सब चीज़ों को हटाकर बिल्कुल जो रियलिटी है उसको प्रस्तुत किया है ऐसी मूवीज़ में। सामान्यतः ये फिल्में बहुत कम बजट की होती है और इनके कलाकार भी चमक धमक वाले फिल्मी सितारे ना होकर ज़्यादातर कलाकार या तो फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षु कलाकार होते हैं या रंगमंच के कलाकार होते हैं। अब ये जो मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है आजकल की मूवीज़ कैसी होती है, एक्शन मूवीज़ वगैरह जो होती है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पहले के टाइम पे ये जो मूवीज़ वगैरह जो ये बनाई जाती थी, इस टाइप की जो मूवीज़ थी, ये फिल्में बहुत कम बजट की होती थी और चमक धमक वाले इसमें जितने भी मेंबर्स जो होते थे, हीरो हीरोइंस जो होते थे, एक्टर एक्ट्रेस, वो चमकदार नहीं होते थे, या तो इसमें ज़्यादातर जो कलाकार होते थे या तो सिर्फ वो फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षु होते थे। अब फिल्म इंस्टीट्यूट क्या होते हैं कि जहाँ पर एक्टिंग वगैरह उन लोगों को सिखाई जाती है, तो उन्हीं की डुप्लीकेट्स को ऐड कर दिया जाता है, उसी को ही ऐसे जो कलाकार हैं छोटे मोटे कलाकारों को इस ऐसी मूवीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। या रंगमंच के कलाकार होते हैं, रंगमंच होता है एक तरीके से जो बाहर नाटक वगैरह होते हैं, नाटक तरीके से नाटक वगैरह जो होते हैं उसके कलाकार वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इन फिल्मों की कथा वस्तु सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी स्थितियों और सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। अब ये जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, इंसान की जो स्थिति एक्चुअल में सिचुएशन जो कंडीशन लोगों की है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उन पर और सच्ची घटनाओं पर आधारित उनकी मूवीज़ वगैरह होती है। समांतर फिल्मों के विषय मुख्यतः सामाजिक समस्याएं हो गई, कुरीतियाँ हो गई। कुरीतियाँ होती एक तरीके से जो भी शोषण वगैरह किया जाता है उन पर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ जैसे बोलते हैं, कुरीतियाँ जैसे बोलते हैं, नारी शोषण, किसान की जो जीवन की जो समस्याएं हैं, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, पारिवारिक मूल्यों का संकट वगैरह हो गया, और सांप्रदायिकता, लोक संस्कृति, आतंकवादी घटनाएं इसमें ऐसी जो फिल्में वगैरह हैं उनका विषय ये सब रहे हैं। और फिल्म का केंद्रीय भाव
क्या सांकेतिक पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे ये दर्शकों की चेतना को झकझोरने में सफल होती है। अब दर्शकों की चेतना क्या होती है, जो मूवीज़ वगैरह ये बनाई जाती है बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मूवीज़ वगैरह वो लोग देखें, ताकि वो रियल लाइफ में उस चीज़ को कनेक्ट करें, रियल लाइफ से उसे जोड़ें, और रियल लाइफ में ऐसी जितनी भी बुराइयां वगैरह हैं उनको समाप्त करने के लिए जो आंदोलन वगैरह है वो करें, उन सब के अगेंस्ट रहें। तो समांतर फिल्मों की निर्माण लागत जो मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्मों से बहुत कम होती है। मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्में होती हैं जो बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह होती हैं, बॉलीवुड मूवीज़ जो एक्शन मूवीज़ होती हैं, तो उन फिल्मों से बहुत कम होती है इनकी लागत फिल्मों से। और जो समांतर सिनेमा है उसको कला फिल्म, आर्ट फिल्म या ऑफ बीट फिल्म भी कहा जाता है। ऑफ बीट फिल्म भी इसे बोला जाता है। कला फिल्म तो बोलते ही हैं, जैसे इंग्लिश में आर्ट फिल्म बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे ऑफ बीट फिल्म भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के प्रारंभ से ऐसे चिंतनशील फिल्मकार जुड़े जिन्होंने सिनेमा माध्यम को न केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर उसे उद्देश्यपूर्ण बनाया और सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा था। ऐसी जो मूवीज़ वगैरह बनाई गई थी वो सिर्फ जब ये आंदोलन वगैरह छेड़े गए थे इन मूवीज़ के थ्रू ही, तो ये जो इन फिल्मकार वगैरह जो होते हैं वो ऐसे फिल्मकार, ऐसे लोग इसमें जुड़े थे जिसमें सिनेमा माध्यम को सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बनाया था कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन मूवीज़ वगैरह को देखें, बल्कि उद्देश्यपूर्ण बनाया था और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा था कि सोसाइटी में एक्चुअल में चल के रहा है उसको इसमें इन्वॉल्व किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में होने वाली जितनी भी बुराइयाँ हैं उसको देखें, जानें और समझें और उससे क्या अगेंस्ट खड़े हों। और इस भारतीय सिनेमा में एक नई फिल्म विधा का जन्म भी हुआ था जिसने फिल्म जगत में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की थी। इस दिशा में हिंदी में पहला प्रयास किसने किया था? चेतनानंद ने नीचा नगर पहला प्रयास किया था, जो 1946 में बनाई गई थी फिल्म चेतनानंद, जो सबसे पहली मूवी बनी थी समांतर फिल्म जो बनी थी समांतर सिनेमा में सबसे पहली फिल्म हिंदी लैंग्वेज में बनी थी जिसका नाम था नीचा नगर। यह एक समाजवादी यथार्थवादी फिल्म है जिसे प्रथम कौन जिसे है ये नहीं है जिसे प्रथम कौन जो फ्रांस का नाम है, ये फ्रांस के किसी जो होते हैं डायरेक्टर, उन्होंने ये बनाई है मूवी। और फिल्मोत्सव में ग्रेट प्राइज से पुरस्कार भी इनको किया गया था। भारत के गंभीर चिंतनशील तथा कथा लेखक मुख्यधारा की मनोरंजन प्रधान गीतों से भरी फिल्मों से उभरकर इस एक रास्ता को तोड़ने के लिए ही स्वाभाविक पृष्ठभूमि में जीवन की वास्तविक स्थितियों को सादगी से दर्शाने के लिए ही समांतर फिल्मों का निर्माण किया था। अब समांतर फिल्मों का निर्माण किस बिहाफ पे किया था? क्योंकि एक जैसी मूवीज़ देखकर हर इंसान बोर हो जाता है, तो मनोरंजन के अलावा, एंटरटेनमेंट के अलावा भी उन सब चीज़ों से उब कर लोग जो होते हैं वो नई नई चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक रास्ता को तोड़ना होता है। एक रास्ता का मतलब होता है कि एक ही चीज़ में रुचि ले रहे होते हैं इंसान, उब गए होते हैं बहुत ज़्यादा। हम एक ही चीज़ करते करते कितना उब जाते हैं उस चीज़ के लिए, तो हम सोचते हैं नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हों उसमें। तो जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उसको सादगी से दर्शाने का काम किसने किया था? समांतर सिनेमा ने। और इन फिल्मों के निर्माण में केंद्र व राज्यों की आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई थी। गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट ने भी इनकी जो है आर्थिक रूप से इनको सहायता भी करी थी। भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें सार्थक कला फिल्में मुख्यधारा की लोकप्रिय और सफल फिल्मों के रूप में विख्यात हुई हैं। विमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन, ये भी मूवी हिंदी मूवी बनी थी, किसान जीवन की त्रासदी पर आधारित ऐसी ही एक सार्थक फिल्म है। अब देखो, मैंने बताया था आपको मराठी में एक मूवी बनी थी जो है किसान पर आधारित थी, लेकिन ये हिंदी में भी एक मूवी बनी थी ताकि देश में रहने वाले जहाँ लोग हैं वो दूर दूर तक, कोने कोने तक इस मूवीज़ को देख सकें। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पूंजीपति ज़मींदार होते हैं उसके द्वारा किसानों की ज़मीन हड़प ली जाती है, क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया होता है किसान ने। तो किसान जो है वो कर्ज चुकाने के लिए वो मजदूरी करता है, शहरों में जाके कारखाने में वो काम करता है, और ये किसान ज़मींदार का कर्ज चुकाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। कलकत्ते की तपती सड़कों पर हाथ गाड़ी चलाता है। कलकत्ते की सड़कें जो हैं, कलकत्ता में ये मूवी बनाई गई है, वहाँ पे सीन लिए गए थे जिसमें सड़कों पर हाथ गाड़ी या रिक्शा जिसे बोलते हैं, हाथ गाड़ी होती है तरीके से जिसको हाथ से चलाया जाता है, उसमें बोझा ढोया जाता है, जो मालवाल पहुँचाया जाता है, और चंद पैसों को जमा करने के लिए अपना सब कुछ गंवा देता है। अंत में जब वह गांव लौटता है तो वो अपनी ज़मीन पर कारखाना बनते हुए देखकर चुपचाप अपनी गठरी उठाकर पत्नी और बच्चों के साथ अज्ञात दिशा में गुम हो जाता है। ये मूवी ऐसी है एक तरीके से कि वो लौट कर जब आता है
तो वो अपनी जो ज़मीन है उस पर फैक्ट्री बनते हुए देखता है। तो गरीब है वो, अब गरीब है तो गरीब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ज़मींदारों के आगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के आगे। तो वो चुपचाप अपनी गठरी बांधता है, अपनी बीवी और बच्चों के साथ चलता बनता है। और इस फिल्म ने सारे देश को सामंती और पूंजीपति शोषण के खिलाफ चेतना भी जगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि देश तो आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे अंग्रेज़ों का भी शोषण, अंग्रेज़ों द्वारा भी शोषण किया जा रहा था। तो इसी के बिहाफ पर जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग, सामंती लोग थे ना, वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तो जिसकी वजह से गरीबों का शोषण और ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी ये बात बोली थी, क्योंकि अगर भारतीयों ने उनका साथ देना छोड़ दिया, जो अंग्रेज़ हैं, क्योंकि भारतीय लोग ही जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तो इसी के बिहाफ पर जो था देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था। अगर वो भारतीय उनका साथ देना छोड़ दें तो वो लोग भी, क्या नाम है, तो वो लोग भी छोड़ सकते हैं, कि मतलब कि वो आज़ाद कर सकते हैं देश को। तो इसीलिए भारतीय जो किसान है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है चेतना जगाई थी। और भारतीय किसान जीवन की बेबसी और देश की कमज़ोर अर्थव्यवस्था को उजागर करने वाली ये सामाजिक यथार्थ पर आधारित एक फिल्म थी, जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। पहले वैसे मूवीज़ वगैरह अगर यूट्यूब पे भी सर्च करके आप देखोगे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पुरानी लगेगी, बोर लगेगी, क्योंकि उसमें एक्शन मूवी नहीं है, क्योंकि आजकल के सारे बच्चे एक्शन मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं। ये मूवी बिल्कुल जो है सिंपल वे में बनाई गई थी, जिसमें कोई जो लिरिक्स ज़्यादा ऐड नहीं किया गया इसमें, और कुछ ऐसा ज़्यादा तोड़ फोड़ वगैरह कुछ उसमें नहीं की गई है, बस सिंपल मूवी बनाई गई है, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ जिसे बोलते हैं। और इस फिल्म को सन 1954 में कौन, जो फ्रांस के थे डायरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार भी इनको किया गया था। और इस तरह इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में समांतर सिनेमा अथवा नई लहर की फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त भी किया था, कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी देखने को मिली थी। अब आता है 1960 में भारत सरकार ने भारतीय जीवन पर आधारित स्वतंत्र कला फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय अनुदान होने की योजना भी शुरू की थी। अब जो 1960 है, जब ये 1963 में 64 में जो मूवीज़ वगैरह बनी थी, तो उसके बाद भारतीय जीवन पर आधारित ऐसी कुछ मूवीज़ बनाई थी, उसके निर्माण के लिए वित्तीय अनुदान दिया था डायरेक्टर्स को, ताकि इससे रिलेटेड और सारी मूवीज़ बने, ताकि समाज में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन है वो आ सके। और उस समय के अधिकांश फिल्म निर्देशक जो थे वो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पूना के स्नातक थे, मतलब ग्रेजुएट थे, मतलब कि ऐसी संस्थान में, ऐसी टेलीविज़न संस्थान में काम करते थे ये लोग। और 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में समांतर सिनेमा मुखर होकर प्रकाश में आया था और उससे व्यापक धरातल पर अपनी विशेष पहचान बनाई थी। 1970 और 1980 के दशक में ही हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में ऐसी मूवीज़ बनाई गई थी, समांतर सिनेमा जो थी वो इस वे में आना शुरू हुआ था, इसकी अलग पहचान बनी थी। अदूर गोपाल कृष्णन ने समांतर सिनेमा की विधा को मलयालम सिनेमा में फिल्म स्वयंवरम, मलयालम मूवी में, मतलब मलयालम लैंग्वेज में ये मूवी बनी थी 1972 में, स्वयंवरम से विस्तारित किया था। और हिंदी सिनेमा के स्वर्ग युग के बीत जाने के बाद 1980 और 1990 के दशकों में मलयालम सिनेमा में स्वर्ण युग का अनुभव किया गया था। अब देखो, स्वर्ण युग जो था वो 1960-1970 के दशक में था वो स्वर्ण युग। उसके ख़त्म होने के बाद स्वर्ण युग का अनुभव बाद में किया गया था 1990 या 1980 के दशक में। 1990 तक आते आते फिल्म निर्माण की लागत में भारी वृद्धि होने लगी थी और फिल्मों का व्यावसायिक पक्ष प्रबल होने लगा था, जिससे ऐसी कला फिल्मों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। ऐसी जो है बहुत ज़्यादा व्यावसायिक मूवीज़ वगैरह बननी शुरू हो गई थी 1990 के दशक में। अब आजकल के टाइम पे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है, जैसे कि हम आप क्या कौन, ये 90s की मूवीज़ वगैरह हैं, तो इसका बुरा प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हुआ था, क्योंकि ये व्यावसायिक जो है मूवीज़ बनना ये चेंज हो गया था बिजनेस मूवीज़ में, कि मतलब व्यापारिक मूवी या व्यावसायिक मूवीज़ में ये कन्वर्ट हो गया था। और कला फिल्मों से निर्माण की लागत के वसूल न होने की स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अब कला फिल्में जो बनी गई थी उसके निर्माण की लागत के वसूल ना होने की स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वसूल ना होने की मतलब कि ये सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित तो बहुत सारी मूवीज़ बनी थी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि जो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था इस चीज़ में, कि ऐसी जो मूवीज़ वगैरह बनाई जा रही थी तो उसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो काफ़ी डायरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बंद कर दिया था ये मूवीज़ वगैरह बनाना, चिंतित होने लगे थे। और समांतर सिनेमा के लिए मुख्यधारा सिनेमा में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, टीवी के बढ़ते हस्तक्षेप और अपराध जगत की पूंजी का निवेश जैसे संकट बाधा बनने और धीरे धीरे
हंसोन्मुख होने भी लगे थे। क्या हो गया बच्चों? क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो समांतर सिनेमा थी वो हमेशा मुख्यधारा सिनेमा के हाशिए पर रहा था, इसलिए समांतर सिनेमा मुख्यधारा सिनेमा को निर्माण और वितरण और प्रदर्शन की व्यवस्था की धरातल पर स्वीकार नहीं कर पाया था। अब ऐसा हुआ था कि जो ये व्यावसायिक मूवीज़ बननी शुरू हो गई थी, कन्वर्ट हो गया था, व्यावसायिक सिनेमा में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि इसमें लोगों को प्रॉफिट ही नहीं होने लगा था। धीरे धीरे इसका जो ऐसी बाधाएं थी वो इसमें इन्वॉल्व होने लगी थी। तो जिसके भी हाफ पर ये कन्वर्ट होने की वजह से काफ़ी जो ऐसे डायरेक्टर्स थे इन्होंने मूवीज़ वगैरह बनानी बंद कर दी थी, और इसलिए कुछ बहुत प्रभावशाली लीग से अलग की समांतर फिल्मों, जो कुमार साहनी हो गया, कमाल स्वरूप, सईद अख्तर मिर्ज़ा, मुरली नायर, अमिताभ चक्रवर्ती जैसे सार्थक फिल्मकारों के फिल्मों को पहचान नहीं सके थे। तो ऐसी कुछ मूवीज़ वगैरह, क्योंकि ऐसा होता ना कि बिज़नेस मूवीज़ बन गई थी, तो जिसके वजह से ये जो मूवी जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने ये फिल्मों का निर्माण वगैरह किया था, तो इनकी जो है फिल्मों को पहचान नहीं सके थे बड़े बड़े लोग, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित मूवीज़ वगैरह बनाई गई थी। तो धीरे धीरे जब ये कुछ ऐसी कठिनाई इसमें इन्वॉल्व होने लग गई थी, जिसकी वजह से ऐसी मूवीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और फिर वो एक्शन मूवीज़ इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई थी, जिसमें कोई एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा लोग ढूंढते हैं, और ऐसी मूवीज़ उसमें बनने लगी थी, और इससे ज़्यादा काफ़ी लोग जो हैं इसमें मूवीज़ में इन्वॉल्व होने लगे हैं और एंटरटेनमेंट मूवीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो जिसके बिहाफ पर ऐसे जो डायरेक्टर्स वगैरह जो इन फिल्मों का निर्माण करते हैं उन्हें डबल जो है उसमें प्रॉफिट हो जाता है उन्हें। लेकिन सिनेमा जो है सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जितनी भी मूवीज़ बनती है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे कलाकार वगैरह हैं जो ऐसी मूवीज़, जो डायरेक्टर्स हैं वो ऐसी मूवीज़ का निर्माण भी करते हैं। तो ये था कि भारतीय सिनेमा में समांतर और नई लहर सिनेमा का पूरा स्वरूप मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किस टाइम पर ये इम्पोर्टेंस रही थी और बाद में जाके इसकी वैल्यू कैसे कम हुई थी। तो मैंने ये पूरा कवर आपको कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।